नमस्कारम एवरीवन। तो आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का 15th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। क्लास 12th की बायोलॉजी में टोटल हमें 16 चैप्टर पढ़ने होते हैं और उसमें से आज हम 15 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। यानी सिर्फ एक चैप्टर का माइंड मैप मुझे और बनाना है और उसके बाद आपका क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और क्लास 11th बायोलॉजी का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट ही हो चुका है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। थोड़ा जूम कर देते हैं। टोटल 4 पेज का यहाँ पे माइंड मैप है, तो बाकी के पेज अभी हम हटा देते हैं और पहला पेज पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है अलग अलग तरह की लिविंग थिंग्स, जैसे अलग अलग तरह के प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और इंसेक्ट हो गए, माइक्रोब्स हो गए। अलग अलग तरह की जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हीं को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। कंजर्वेशन मतलब होता है बचाव करना या प्रोटेक्ट करना। तो हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसको कैसे बचाना है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है इसको पॉपुलराइज किया गया था एडवर्ड विल्सन द्वारा। एडवर्ड विल्सन जो थे इन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था, उसको पॉपुलराइज किया था। ठीक है, अब जो बायोडाइवर्सिटी ये हमें अलग अलग लेवल पे देखने को मिलती है, जैसे जेनेटिक लेवल पे हो सकती है, स्पीसीज लेवल पे हो सकती है और इकोलॉजिकल लेवल पे हो सकती है। जेनेटिक लेवल का एग्जांपल है रोल्फिया वोमिटोरिया। ये एक प्लांट है जो कि हिमालय में ग्रो करता है और इसमें एक केमिकल निकलता है इससे, जिसको हम रेसरपाइन कहते हैं। अब रेसरपाइन का जो कंसंट्रेशन होता है वो अलग अलग रोल्फिया के प्लांट में अलग अलग होगा। हो सकता है कहीं कम कंसंट्रेटेड हो, कहीं ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो। ठीक है, तो ये एक जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। दूसरा है राइस, जो है इसकी 50,000 स्ट्रेन पाए जाते हैं हमारे इंडिया में। मैंगो जो है इसकी 1000 वेराइटीज इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल है। ठीक, तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से मतलब काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी पे। वेस्टर्न घाट्स हैव मोर एम्फीबियन स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट हैं इनमें एम्फीबियन की स्पीसीज काफ़ी ज़्यादा होती है ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। ठीक है, ये सेंटेंस इसी तरीके से पूछ लिया जाता है और अब क्योंकि असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं तो उसमें ये इस सेंटेंस को पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए इसको डायरेक्टली अच्छे से याद रखिएगा कि जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं इसमें एम्फीबियन की स्पीसीज जो होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, फिर आते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका मतलब होता है इकोलॉजी लेवल पे, जैसे इकोसिस्टम के लेवल पे डाइवर्सिटी होती है। जैसे कि इंडिया हैज़ मोर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे। तो जो इंडिया है इसके पास काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के इकोसिस्टम है अलग कंट्रीज जैसे नॉर्वे की कंट्रीज़ के तुलना में। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या होता है, ये एक ग्रुप है कंट्रीज़ का जिसमें नॉर्वे आ जाता है, आइसलैंड आ जाता है, इसी तरह की 6-7 कंट्रीज आती हैं, उन्हीं को साथ मिला के स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्वे भी एक तरह की स्कैंडिनेवियन कंट्री, बेसिकली स्कैंडिनेवियन मतलब ग्रुप है एक कंट्रीज का। ठीक है, तो इंडिया में ज़्यादा तरह के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास डेजर्ट होता है, रेन फॉरेस्ट होते हैं और भी डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। तो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। नॉर्वे में अगर आप देखेंगे तो कम तरीके के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इकोलॉजी लेवल पे डाइवर्सिटी हो गई। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके अकॉर्डिंग जो टोटल स्पीसीज है वो लगभग 1.5 मिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा है और चैप्टर फर्स्ट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज 1.7 से 1.8 मिलियन है। ठीक है, तो IUCN के हिसाब से भी टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो 1 मिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो दोनों डेटा याद करिएगा। अगर आपको वो डेटा दिया गया हो कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं तो उसको यूज़ करना है। अगर ये दिया हो कि लगभग 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं तो इसको यूज़ करना है। ठीक, अब एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट में, इन्होंने क्या किया, एस्टिमेट 7 मिलियन स्पीसीज इन्होंने अपनी रिसर्च की और इसमें बताया कि लगभग 7 मिलियन स्पीसीज है। 7 मिलियन लगभग 70 लाख स्पीसीज। ठीक है, बिलियन से लाख में चेंज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख स्पीसीज। ठीक है, तो 7 मिलियन यानी 70 लाख स्पीसीज, 70 लाख स्पीसीज हैं टोटल, इन्होंने एस्टिमेट किया और इनके एस्टिमेशन के हिसाब से केवल 22% ही हमने अभी तक डिस्कवर किया है। बाकी स्पीसीज हमने अभी डिस्कवर ही नहीं की, हमें पता ही नहीं कि बाकी स्पीसीज है भी। ठीक है, अब येट टू बी डिस्कवर्ड इनका डेटा अगर हम सच माने, इनका डेटा जैसे कि 7 मिलियन स्पीसीज अगर हम इसको सच मानते हैं तो अभी हमारे पास 1 लाख प्लांट्स ऐसे हैं जो कि डिस्कवर किए जाने हैं, हमें पता ही नहीं है। 3 लाख ऐसे एनिमल्स हैं जिसको डिस्कवर करना है, उनके बारे में भी हमें नहीं पता है। ठीक है, अगर इनका डेटा माने, और ये साइंटिफिक डेटा है, ये सही हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं टोटल स्पीसीज। टोटल स्पीसीज 70% ऑल एनिमल, जितनी भी स्पीसीज हैं उनमें से 70% जो है वो एनिमल्स हैं। ठीक है, मतलब प्लांट एनिमल सब मिला के जितनी भी स्पीसीज है उसका 70% जो एनिमल्स हैं, यानी एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा है प्लांट के कंपेरिजन में। अब 70% ऑफ एनिमल्स आर इंसेक्ट, जितने एनिमल्स हैं उसका 70% जो है वो इंसेक्ट हैं। ठीक, मतलब एनिमल्स में सबसे ज़्यादा किस तरह के एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं।
तो इंसेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो टोटल स्पीसीज का 70% एनिमल्स है और एनिमल्स का 70% जो है वो इंसेक्ट है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आउट ऑफ 10 एनिमल्स, अगर 10 एनिमल हम देखें उसमें से 7 जो है वो इंसेक्ट है, ठीक, तभी तो 70% आएगा। तो ये मतलब डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की, आउट ऑफ 10 एनिमल्स, 10 एनिमल्स में से 7 जो है वो इंसेक्ट हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, इंडिया जो है इसके पास 2.4% लैंड है, दुनिया की जितनी भी लैंड है उसकी 2.4% इंडिया के पास लैंड है। हालांकि हमारी डाइवर्सिटी जो है वो 8.1% है, मतलब हमें पास काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं। अब 8.1% में जो हमारे पास प्लांट्स है लगभग 45,000 तरह के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं और एनिमल जो है वो लगभग 90,000 तरह के एनिमल्स इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारे पास काफ़ी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, हालांकि ये खत्म हो रही है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ये जो जगह छुट्टी है वो मैंने इसलिए छोड़ रखी है क्योंकि यहाँ पे एक ग्राफ पढ़ना है आपको। तो ये वो ग्राफ है जो मैं आपको पढ़ने के लिए कह रहा था और इसमें टोटल 3 ग्राफ पढ़ने हैं आपको, इनवर्टिब्रेट का, वर्टिब्रेट का और प्लांट्स का। प्लांट वाला ये यहाँ पे है, ठीक है। तो इसी की फोटो कॉपी करा के मुझे माइंड मैप पे लगानी है, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही है 2 दिन से, इसी वजह से मैं जा नहीं पाया। तो अभी हम फिलहाल इसी पे इस ग्राफ को समझ लेंगे और बाद में मैं इसकी फोटो कॉपी करा के माइंड मैप पे लगा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं इनवर्टिब्रेट्स में। तो देखिए सबसे ज़्यादा इंसेक्ट हैं, सबसे बड़ा वाला पार्ट जो है वो इंसेक्ट का है और मैंने आपको बताया एनिमल्स में 70% जो है वो इंसेक्ट हैं। तो सबसे पहले अगर इनवर्टिब्रेट का ग्राफ है तो आप सबसे बड़े वाले पार्ट को जो सबसे बड़ा वाला पार्ट होगा उसको इंसेक्ट बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सीक्वेंस याद रखिए, इंसेक्ट के बाद मोलस्का, फिर उसके बाद क्रस्टेशियन, ठीक। तो सबसे पहले इंसेक्ट, फिर मोलस्का, फिर उसके बाद क्रस्टेशियंस और इसमें बाकी के एनिमल्स आ जाते हैं, सारे ग्रुप के एनिमल्स जो बाकी एनिमल्स है, ठीक है। फिर आते हैं वर्टिब्रेट का ग्राफ। वर्टिब्रेट में 50% लगभग फिशेज हैं, मतलब आधा ग्राफ तो आप फिश को दे दीजिए। तो ये तरीका है याद रखने का, क्योंकि आपको क्या होगा जनरली ग्राफ इस तरीके से दे दिया जाएगा और इसमें नेमिंग कर दी जाएगी कि ये सेक्शन ए है, ये बी है और ये सी है। तो बताओ ए बी सी किस किस एनिमल्स के लिए है। तो ये जो ए वाला सेक्शन है ये फिशेज के लिए, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए कि लगभग 50% ये जो है फिशेज होती हैं। वर्टिब्रेट्स में लगभग 50% जो है वो फिशेज होंगी। तो सबसे बड़ा जो वर्टिब्रेट में आपको दिखेगा वो फिश को दे दीजिएगा। फिर उसके बाद आप सीक्वेंस याद रखिए, फिश के बाद मैमल, बर्ड, रेप्टाइल और एम्फीबियंस। इस तरीके से क्लॉकवाइज सीक्वेंस में आप सीक्वेंस याद रखिए, फिश, मैमल, बर्ड, रेप्टाइल और एम्फीबियन, इस तरीके से, ठीक। फिर आते हैं प्लांट का ग्राफ देखते हैं। तो प्लांट्स में आप देखें फंजाई और एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा हैं और लगभग बराबर हैं। तो जो 2 सबसे बड़े होंगे उसमें आपको फंजाई और मैं एम्फीबियन कह रहा था, एंजियोस्पर्म और फंजाई आपको लिख देना है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, फंजाई और एल्गी ये दोनों मिलकर लाइकन बनाते हैं। तो इस तरीके से याद रखिए, फंजाई के बगल एल्गी होगा और एल्गी और फंजाई मिलकर लाइकन बनाएंगे। तो फंजाई, एल्गी, लाइकन, ये 3 आपको आसानी से याद हो गया। फंजाई, एल्गी ये दोनों मिलकर लाइकन बना दिए, ठीक है। एंजियोस्पर्म आपको याद ही हो गया, फंजाई याद ही हो गया क्योंकि ये सबसे बड़े हैं। और ऊपर दोनों में सिर्फ आता है मॉस और फर्न्स एंड एलाइज, ठीक है। फर्न्स और फर्न्स के जैसे जो प्लांट्स दिखते हैं वो वाले, ठीक है, जो फर्न्स के जैसे होते हैं, ठीक। तो ये सीक्वेंस भी याद करना आसान है। सबसे बड़े वाले दोनों जो होंगे वो फंजाई और एंजियोस्पर्म होंगे। फंजाई और एल्गी मिलकर लाइकन बना लिए, ठीक है। और मॉस और फर्न्स एंड एलिज यहाँ पे आ गया, ठीक। तो इन तीनों ग्राफ्स को आपको याद करना होगा, थोड़ा सा समझ के रखना होगा क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया और इसको मैं फोटो कॉपी करा के यहाँ पे चिपका दूंगा, उसके बाद आपको पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। तो ये हमारा पहला पेज हो गया और अब आते हैं दूसरे पेज पे। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे पेज पे और यहाँ पे हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ चीज़ें जाननी है। तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें, पूरी दुनिया की, तो आंट्स की 20,000 स्पीसीज पाई जाती हैं, बीटल की 3 लाख स्पीसीज पाई जाती हैं, फिशेस की 28,000 स्पीसीज पाई जाती हैं और ऑर्चिड की भी 20,000 स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए किसकी कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं, नीट में पूछा जाता है, ठीक। अब आते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे। अगर हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट देखें तो स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, मतलब अगर आप इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी कम होती जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इक्वेटर होता है इस पर धूप ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे मौसम जो होता है गर्म होता है, इसी वजह से हज़ारों तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स आसानी से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स में ज़्यादातर बर्फ़ जमी रहती है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो जो पोल्स हैं यहाँ पे हमें स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी काफ़ी कम देखने को मिलती है, ठीक। तो अगर हम इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो जो स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी है वो कम होती जाती है। इसके अलावा ट्रॉपिक्स हैव मोर डाइवर्सिटीज एंड टेम्परेट रीजन, जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं उनमें ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है टेम्परेट रीजन के कंपेरिजन में।
जैसे कि बर्ड की अगर बात करें तो कोलंबिया में 1400 स्पीसीज बर्ड की पाई जाती है, इंडिया में 1200 स्पीसीज हैं, ग्रीनलैंड में 56 स्पीसीज हैं और न्यूयॉर्क में 105 स्पीसीज हैं। ठीक, तो ये बर्ड की अलग अलग कंट्रीज में स्पीसीज दी गई हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। अब आते हैं अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है ये साउथ अमेरिका में है और इसमें ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी। अभी हम इसके बारे में एक बार और पढ़ेंगे। ठीक है, इसे लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, मतलब इंडिया नहीं, अर्थ का, पूरी अर्थ का लंग्स कहा जाता है इसको हम एक बार अभी और पढ़ेंगे। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है इसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और इसमें कितनी स्पीसीज किसकी हैं ये भी आपको याद होनी चाहिए। इनवर्टिब्रेट्स की 1,25,000 स्पीसीज हैं, प्लांट्स की 40,000 स्पीसीज हैं, फिशेस जो हैं 3,000 तरह की पाई जाती हैं, बर्ड्स 1,300 तरह की पाई जाती हैं, मैमल्स जो हैं 427, एम्फीबियंस 427। तो मैमल्स और एम्फीबियंस के स्पीसीज यहाँ पे बराबर। ठीक है, रेप्टाइल्स की 378 स्पीसीज हैं। तो ये स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है याद होना चाहिए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, काफ़ी बड़ा सा ये फॉरेस्ट है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताया था कि ट्रॉपिकल जो रीजन होते हैं उसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है टेम्परेट रीजन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे रीज़न दिया गया है ऐसा क्यों होता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होती है वो ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा होती है टेम्परेट एरियाज में, ऐसा क्यों होता है। तो 3 रीज़न एनसीईआरटी ने दिए हैं। पहला रीज़न, स्पेसिएशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेट रीजन्स गेट कवर्ड इन आइस फ्रीक्वेंटली वाइल ट्रॉपिकल रीजन्स रिमेन मोस्टली अनडिस्टर्ब। देखिए, ट्रॉपिकल रीजन जो है, जैसे इंडिया का क्लाइमेट जो है वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल है, खासकर जिधर हम लोग रहते हैं, जैसे यूपी की बात करें, इस साइड का क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर जो टाइम होता है वहाँ पे गर्मी का मौसम रहेगा या फिर बरसात का मौसम रहेगा। ठीक है, मौसम गर्म बना रहता है। और ये जो टेम्परेट एरियाज़ होते हैं, देखिए टेम्परेट एरियाज़ जो होते हैं वो जनरली आइस में कवर हो जाते हैं। जैसे कनाडा की बात की जाए तो कनाडा में आप देखेंगे तो ज़्यादातर टाइम जो होता है वो ठंडी होती रहती है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है हर जगह। तो जो एरियाज आइस में कवर हो जाते हैं वहाँ पे स्पेसिएशन नहीं हो पाता। स्पेसिएशन मतलब होता है नई स्पीसीज का फॉर्मेशन, नई स्पीसीज का बनना। तो जो स्पेसिएशन होता है ये टेम्परेट एरियाज में जो है वो कम हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंटली मतलब होता है बार बार ये एरियाज जो होते हैं वो आइस से कवर हो जाते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट करना मतलब थोड़ा टफ होता है स्पीसीज का। ठीक, तो ये एक रीज़न हो गया। अब दूसरा रीज़न है, ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं लेस सीजनल होते हैं देन टेम्परेट वंस। जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं इसमें कम सीजन देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो हम देखते हैं कि लगभग ज़्यादातर टाइम गर्मी होती है, ठंडी जो होता है 3-4 महीने की ठंडी होती है, बाकी सारे टाइम गर्मी या बरसात होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीजन्स होते हैं वो थोड़ा कम सीजनल होते हैं, मतलब जहाँ यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है कम सीजनल होता है। टेम्परेट एरियाज का क्लाइमेट जो होता है इसमें बहुत सारे सीजन होते हैं। ठीक है, फिर ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं इनमें ज़्यादा सनलाइट रिसीव होती है। ऑब्वियसली आप देखते हैं ज़्यादा गर्मी है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा सनलाइट आ रही है इसी वजह से। तो जो ट्रॉपिकल एरियाज है इसमें ज़्यादा सनलाइट मिलती है, इसी वजह से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है। जब खाना ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली स्पेसिएशन ज़्यादा हो पाएगा। स्पेसिएशन मतलब नई स्पीसीज का बनना, ये ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है, तो ये 3 रीज़न एनसीईआरटी ने दिए हैं। इसी वजह से ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं वो टेम्परेट एरियाज के मुकाबले उनमें ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिलती है। ठीक, अब आते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप पे। एक साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने बताया स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एरिया बट अप टू अ लिमिट। मतलब आप जितना ज़्यादा एरिया ढूंढेंगे उतनी ज़्यादा स्पीसीज की रिचनेस देखने को मिलेगी, उतनी अलग अलग तरीके की स्पीसीज देखने को मिलेगी, लेकिन ये एक लिमिट तक के ही है। और ये सिंपल सी बात है, अगर आप मान लीजिए इस एरिया में स्पीसीज ढूंढें, हो सकता है इस एरिया में एक को नहीं देखने को मिली, फिर आपने एरिया बढ़ाया, इतने एरिया में स्पीसीज आपने ढूंढा, हो सकता है 3-4 देखने को मिली, फिर आपने पूरा बहुत बड़ा एरिया ले लिया, उसमें 20-25 तरीके के स्पीसीज देखने को मिल गई। ठीक है, तो जितना एरिया बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिलेगी, लेकिन ये एक लिमिट तक होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा बहुत ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिलेंगी, एक लिमिट तक ही होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक ग्राफ है जो आपको पढ़ना है, और ग्राफ मतलब यहाँ पे देखिए 2 लाइन्स है ना, एक ये कर्व लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो कर्व लाइन है, मतलब इसको पहले पढ़ लेते हैं। ये एक इक्वेशन है, S = CA की पावर Z। यहाँ पे C क्या है? इंटरसेप्ट है, A क्या है? एरिया है, और Z जो होता है इसको स्लोप, ये स्लोप होता है, इसको रिग्रेशन कॉफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, और S यहाँ पे स्पीसीज है। तो जो स्पीसीज की रिचनेस है वो एरिया के देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा एरिया आप बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा स्पीसीज बढ़ेगी। ठीक है, और ये जो ग्राफ आएगा S = CA की पावर Z, इसका ग्राफ जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, और ये जो ग्राफ है कर्व वाला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, तो ये जो रेड वाला, ये जो कर्व ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये किसका ग्राफ है? S = CA की पावर Z।
अब अगर हम दोनों साइड log ले लें तो ये log s हो जाएगा, और इधर log लेंगे तो ये log c प्लस z log a हो जाता है। ठीक है, जो ये पावर होती है वो सामने आ जाती है, तो ये z log a हो जाता है। ठीक है, तो log s इक्वल टू log c प्लस z log a, और ये आप कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये जो ग्राफ आएगा इसका log वाला पार्ट जो है इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो ये y है log s, इधर आपको log s लेना पड़ेगा, और y इक्वल टू mx, ये m है z। ठीक है, ये जो स्लोप है ये मतलब m जो होता है वो स्लोप होता है ना, तो ये जो z है ये यहाँ पे स्लोप है, तो ये y है, ये m है, ये x है, यानी पे यहाँ पे आपको log a लिखना पड़ेगा, और ये log c जो है ये इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c ये होता है। अगर आपको मैथ ज़्यादा नहीं आती है तो इसको थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर आप s इक्वल टू सी ए की पावर z इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसा कर्व आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, और अगर आप दोनों साइड log ले लेंगे फिर उसके बाद ग्राफ बनाएंगे तो ये सीधी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। अब यहाँ पे टर्म मैंने लिख दिया, s जो है स्पीसीज रिचनेस है, a एरिया है, z जो है इसको स्लोप कहते हैं, z को रिग्रेशन कॉफिशिएंट भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू 0.1 से 0.2 के आसपास होती है। ठीक है, 0.1 से लेके 0.2 के आसपास, और जो c है इंटरसेप्ट है ये। अब z के बारे में एक चीज़ है, इफ टेक इंटायर कॉन्टिनेंट्स, अगर हम एरिया के नाम पे पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ले लें, पूरा एक कॉन्टिनेंट एरिया ले लें, वैल्यू ऑफ z इज 0.6 टू 1.2, तो वैल्यू जो z की आती है वो 0.6 से 1.2 तक आती है। ठीक है, तो जनरली वैल्यू जो z की होती है वो 0.1 से 0.2 के बीच में आती है किसी भी स्पीसीज के लिए। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा एरिया बढ़ा दें, मतलब एक पूरा कॉन्टिनेंट ले लें, जैसे एक पूरा एशिया ले लिया, पूरा अफ्रीका ले लिया, तो z की वैल्यू जो है वो 0.6 से 0.6 से 1.2 तक आ सकती है। ठीक, और एक एग्जांपल भी एनसीईआरटी दिया फॉर फ्रूगीवोरस बर्ड। फ्रूगीवोरस बर्ड मतलब होता है फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, जो मतलब फ्रूट खाती हैं। ठीक है, जो फल खाती हैं। तो फॉर फ्रूगीवोरस बर्ड्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर z इज 1.15। तो यहाँ पे देखिए z की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा 1.15 z की वैल्यू पहुँच गई। ठीक, लेकिन यहाँ पे इंटायर कॉन्टिनेंट को हम कंसीडर करेंगे तब यहाँ पे z की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, छोटे एरिया को अगर हम कंसीडर करेंगे तो z की वैल्यू जो है वो 0.1 से 0.2 के बीच में ही आएगी। ठीक, तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। ग्राफ अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है। ये कर्व्ड वाली लाइन जो है वो s इक्वल टू सी ए की पावर z का है, स्ट्रेट लाइन जो है वो log वाले का है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा पेज। अब आते हैं अगले पेज पे। तो जो हमारा दूसरा पेज है इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो एक साइंटिस्ट हैं डेविड टिलमैन, इन्होंने रिसर्च की, इन्होंने प्लॉट्स लिए विथ मोर स्पीसीज, जिस प्लॉट में ज़्यादा स्पीसीज थी। प्लॉट मतलब अलग अलग एरिया ले लिया, जैसे मान लीजिए 6-7 इन्होंने खेत ले लिए, और देखा इन्होंने जिस खेत में ज़्यादा स्पीसीज थी वहाँ पे लेस वेरिएशन इन बायोमास प्रोडक्शन, यानी बायोमास के प्रोडक्शन में वेरिएशन कम होता था। मतलब अगर पहले साल में मान लीजिए 100 किलो बायोमास निकला एक खेत से, तो दूसरे साल में लगभग 100 किलो ही निकलता था, या 101 या 102 या 98 या 99 इस तरीके से, मतलब 100 के आसपास वाली वैल्यू ही मिलती थी। तो जो वेरिएशन है बायोमास प्रोडक्शन में वो कम होता था जहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज होती थी। ठीक है, और जहाँ कम स्पीसीज होती थी वहाँ पे बायोमास प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से देखने को मिलता था। मान लीजिए पहले साल में 100 किलो बायोमास निकला एक खेत से, जहाँ पे स्पीसीज काफ़ी कम है। ठीक है, उस खेत से पहले साल में 100 किलो बायोमास निकला और दूसरे साल में 60 किलो ही निकल पाया, 85 किलो निकल पाया। तो इसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था जब कम स्पीसीज थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितनी ज़्यादा स्पीसीज हैं उतना कम वेरिएशन बायोमास प्रोडक्शन में देखने को मिलता है, यानी प्रोडक्टिविटी हमें कॉन्टिन्यूसली मिलती रहेगी अच्छे से। ठीक, दूसरी चीज़ इन्होंने ऑब्जर्व किया, मोर डाइवर्सिटी इज इक्वल टू मोर प्रोडक्टिविटी, मतलब जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है किसी प्लॉट में, किसी खेत में या किसी इकोसिस्टम में, उतनी ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। अब इसका रीज़न तो हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी मतलब दोनों रिसर्च थी जो कि डेविड टिलमैन ने की, और इससे हमें पता चलता है बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे जो इकोसिस्टम रहता है स्टेबल रहता है। ठीक है, एक हाइपोथेसिस है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, जो कि पॉल एलरिच के द्वारा दी गई थी। यहाँ पे रिवेट जो है मतलब रिवेट मतलब कील समझ लीजिए, जो कील होती है, तो रिवेट जो है वो कील है, पॉपर मतलब होता है निकाल लेना, बाहर निकाल लेना। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या कहती है, इन्होंने मान लिया कि एयरप्लेन जो होता है, एक एरोप्लेन, उसको इन्होंने इकोसिस्टम मान लिया। तो एरोप्लेन हमारा एक पूरा इकोसिस्टम है, और उसमें जो रिवेट्स लगे हुए हैं, जो कील लगी हुई है उस एरोप्लेन में, मतलब हज़ारों कील जो लगी हुई है अलग अलग तरीके की, ये हमारी अलग अलग तरीके की स्पीसीज़ हो गई। अब अगर हम कील निकालना शुरू कर दें
जो एरोप्लेन है उसमें से रिवेट निकालना शुरू कर दे, कील निकालना शुरू कर दे, तो शुरुआत में हो सकता है एरोप्लेन सही से काम करे, थोड़ी देर तक कोई फर्क ना पड़े, लेकिन धीमे धीमे क्या होगा, एरोप्लेन क्रैश ही हो जाएगा। और दूसरी चीज़ की स्टोन स्पीसीज, मतलब कुछ कील जो है वो ऐसी जगहों पे है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उनका, वहाँ की कील आप निकाल लोगे तो शुरू में ही एरोप्लेन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, क्रैश हो जाएगी। तो की स्टोन स्पीसीज बेसिकली क्या है, वो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, ये ऐसी स्पीसीज है, मोर इंपॉर्टेंट स्पीसीज, ये ऐसी स्पीसीज है जो कि इकोसिस्टम के फंक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये ख़त्म हो जाएंगी तो आपको शुरुआत से ही इकोसिस्टम ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी हमको जो ये पाउल एल्ड्रिच की जो ये हाइपोथेसिस थी, रिवेट बॉपर हाइपोथेसिस, इससे भी हमें इकोसिस्टम का जो है इंपॉर्टेंस समझ में आता है, ठीक। अब आते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसा हो रहा, तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा, बेसिकली ह्यूमंस ही ज़्यादातर कर रहे हैं, हमने मारा है इधर, मतलब तहस नहस कर दिया है आधी पृथ्वी, ठीक है। तो वही चीज़ बताया गया है, क्या हमने ख़राब किया है। तो शुरू करते हैं पढ़ना। मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एक्सटिंक्ट आफ्टर ह्यूमंस कोलोनाइज पैसिफिक आइलैंड। जो ह्यूमंस थे उन्होंने पैसिफिक जो सी है वहाँ पे काफ़ी सारे आइलैंड्स थे, जब ह्यूमंस पैसिफिक आइलैंड पे गए और वहाँ पे कॉलोनाइज कर लिया, मतलब वहाँ पे घर बनाना और रहना शुरू कर दिया, तो लगभग 2000 स्पीसीज जो बर्ड्स की थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई। तो देख रहे हो, मतलब लगभग 2000 स्पीसीज बर्ड्स की, 2000 ऐसी बर्ड्स हैं जो आप कभी भी ज़िंदगी में देखोगे ही नहीं, जिनकी फ़ोटो तक नहीं है हमारे पास। तो पैसिफिक आइलैंड पे जब ह्यूमंस गए और उन्होंने कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया तो 2000 स्पीसीज जो हैं वो बर्ड्स की ख़त्म हो गई। एक ये हो गया। फिर आते हैं IUCN रेड लिस्ट। जो IUCN मैंने बताया था, इसने एक रेड लिस्ट बताई है, उसमें इंडेंजर्ड जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, जो ख़त्म हो सकते हैं, उनके बारे में बताया गया है। 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 ईयर। पिछले 500 सालों में लगभग 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये 784 ऐसे प्लांट्स, एनिमल्स और इंसेक्ट हैं जो हम आप कभी देख ही नहीं पाएंगे, ठीक। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हम लोग से छीन लिया गया है ऑलरेडी ये सारे 784 प्लांट्स या एनिमल्स, इंसेक्ट, मतलब ब्यूटीफुल जो चीज़ें हैं वो हम देख नहीं पाएंगे। तो 784 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं पिछले सिर्फ 500 साल में। इसमें से 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं और 87 तरह के प्लांट्स हैं, मतलब इनकी स्पीसीज पूरी ख़त्म हो चुकी है। और इस 784 में से पिछले 20 सालों में 27 स्पीसीज ख़त्म हुई है, ठीक है। मतलब अब हमारा स्पीसीज जो ख़त्म होने का वो रेट है वो बढ़ रहा है, हम एक ही साल में कई स्पीसीज ख़त्म कर दे रहे हैं। तो पिछले 20 सालों में 27 स्पीसीज ऐसी हैं जो कि ख़त्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अब इनका एग्जांपल्स देखिए, पिछले 20-25 सालों में या 500 सालों में क्या जो एक्सटिंक्ट हुआ है उसका एग्जांपल। डोडो जो है मॉरिशियस में पाया जाता था, ख़त्म हो चुका है, काफ़ी अच्छी बर्ड होती थी डोडो नाम से। क्वागा अफ्रीका में पाया जाता है, ख़त्म हो चुका है। थैलासीन ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती थी। स्टेलर सिकाऊ रसिया में पाई जाती थी। इसके अलावा बाली, जावन और कैस्पियन, ये स्पीसीज़ है, सब स्पीसीज़ है टाइगर की, ये 3 टाइगर की सब स्पीसीज़ ख़त्म हो चुकी है, ठीक। तो मतलब सारी चीज़ें, सारी स्पीसीज जो हैं ये ख़त्म होती चली जा रही हैं। डोडो हो गया, क्वागा हो गया, थैलासीन, स्टेलर सिकाऊ, इसके अलावा बाली, जावन और कैस्पियन, ये 3 तरह के टाइगर्स थे जो कि ख़त्म हो चुके हैं, ठीक। तो आपको जू में अब बाली या जावन या कैस्पियन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही दुखद समाचार है। और ये आपको याद रखना होगा कि किस जगह से ये ख़त्म हुई है। जैसे डोडो जो है वो मॉरिशियस में आखिरी में देखा गया था, यहीं से ख़त्म हुआ है। क्वागा अफ्रीका में मिलता है और थैलासीन ऑस्ट्रेलिया में था। स्टेलर सिकाऊ जो है रसिया में देखने को मिलती थी, ठीक है। तो ये किस जगह से ख़त्म हुई है, ये मैच द फॉलोइंग के टाइप के क्वेश्चंस में आता है, ठीक। अब आते हैं फिर, अच्छा एनसीईआरटी लिखता है कि ऐसा नहीं कि अभी ही स्पीसीज खत्म हुई है, पहले भी होती थी, पहले भी मास एक्सटिंक्शन होते थे। मास एक्सटिंक्शन मतलब एक साथ काफ़ी सारी स्पीसीज खत्म हो जाती थी, मतलब 1000-2000 सालों के अंदर कई सारी स्पीसीज खत्म हो जाती थी, ठीक है। अब करेंटली जो है वो 6वां मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, यानी इसके पहले 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, ठीक। 6th मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये 100 से 1000 गुना, सॉरी यहाँ पे मैंने 100 से 100 लिख दिया है, लगभग 100 से 1000 टाइम्स फास्टर है। जो पहले मास एक्सटिंक्शन होते थे उससे लगभग 100 से 1000 गुना ज़्यादा तेज मास एक्सटिंक्शन इस समय हो रहा है, ठीक है। एट प्रेजेंट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन हाफ ऑफ ऑल स्पीसीज एक्सटिंक्ट विद इन 100 ईयर। जिस रेट से अभी एक्सटिंक्शन हो रहा है उस हिसाब से आधी स्पीसीज जो हैं इस अर्थ की वो अगले 100 साल में ख़त्म हो जाएंगी, आधी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इस तरीके से एक्सटिंक्शन चल रहा है इस समय, ठीक है। 15,500 स्पीसीज हैव थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन।
15,500 स्पीसीज ऐसी हैं जो एक्सटिंक्शन के थ्रेट पे, थ्रेट मतलब खतरा है जिन्हें एक्सटिंक्शन का, जो खत्म हो सकती हैं, ठीक है, खत्म होने के कगार पे है 15,500 स्पीसीज। अब इनमें से एम्फीबियन 32% है, जिम्नोस्पर्म 31% है, मैमल्स 23% है और बर्ड्स 12% है, ठीक। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो है एम्फीबियन खतरे में है, ठीक है। 32% एम्फीबियस जो है उनको थ्रेट है एक्सटिंक्शन का, जिम्नोस्पर्म 31% है, मैमल्स जो है 23% है और बर्ड्स जो है 12% है। तो ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं, मतलब हमने पूरा ख़त्म कर दिया लगभग पृथ्वी को। ये सारा पूरा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। और इसमें मेरे ख्याल से 99% ह्यूमंस का हाथ है, बाकी 1% तो नेचुरल रीज़न होंगे कुछ, ठीक है। तो ये हो गया, हमने तहस नहस कर दिया, वो तो हमने देख लिया। अब कंजर्व क्यों करना है, ये भी क्वेश्चन आता है कि क्यों हम कंजर्व करें भाई। तो देखो, पहले 3 रीज़न है इसके एनसीईआरटी ने बताएं। एक है नैरो यूटिलिटेरियन, मतलब हम छोटी चीज़ को देखें, तो वो है नैरो यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन मतलब होता है हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लाएं, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली देखें तो। और एक है एथिकल रीज़न, ठीक है। तो तीनों हम पढ़ते हैं। पहला है नैरो यूटिलिटेरियन फॉर सर्विसेज ऑफ नेचर। सबसे सिंपल सी बात है कि जो नेचर से हमें सर्विसेज मिलती हैं उसके लिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना जरूरी है, ठीक है। हज़ारों चीज़ें ऐसी होती हैं, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ प्लांट और एनिमल से मिल पाती हैं। अब जब प्लांट एनिमल रह ही नहीं जाएंगे तो हमें किस चीज़ से क्या चीज़, मतलब क्या हमें मिल ही पाएगा। तो बेसिकली हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें नेचर से डायरेक्ट मिलती हैं, तो उनको कंजर्व करना ज़रूरी है, ठीक। जैसे कि 25% मेडिसिन जो है वो सिर्फ प्लांट बेस्ड हैं, एनिमल की बात नहीं हो रही, सिर्फ प्लांट की बात हो रही। 25% मेडिसिन जो है वो सिर्फ प्लांट की बेस्ड है, मतलब बिना प्लांट के वो मेडिसिन नहीं बन पाएंगी, और उसके लिए प्लांट होने चाहिए ना। अब प्लांट हम ख़त्म ही कर देंगे तो मेडिसिन कहाँ मिल पाएगी। फिर 25,000 प्लांट्स ऐसे हैं जो यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप अगर भारत में रहते हैं तो भारत में हर एक घर के सामने नीम का पेड़ या फिर तुलसी का पेड़, और तुलसी की पूजा भी की जाती है, बरगद के पेड़, इनकी पूजा की जाती है, इनको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 25,000 ऐसे प्लांट हैं जो कि ट्रेडिशनल तरीके से हेल्थ बेनिफिट इनका बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं, ठीक, पुराने मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब ये 25,000 प्लांट जो है वो हमें फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और इनको हम ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया नैरो यूटिलिटेरियन, मतलब सिंपल सी चीज़ें जो हैं। फिर आते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्स इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। एक सिंपल लाइन, वैसे ये जो टॉपिक है एनसीईआरटी में ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ये पूरा पैराग्राफ में समझाया गया है, लेकिन उस पैराग्राफ का जो निचोड़ है वो यही है कि बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो इकोसिस्टम सर्विस को मेंटेन करके रखता है। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं रह जाएगी तो इकोसिस्टम की सर्विस ही नहीं रह जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर प्लांट ना रह जाए तो प्रोडक्टिविटी कहाँ रह जाएगी, कुछ खाना मिलेगा, खाना ही नहीं मिल पाएगा। तो यही मतलब है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, मतलब अगर हम डीपली तरीके से देखें तो इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी जितनी अच्छी होती है उतनी अच्छी हमें इकोसिस्टम की सर्विसेज मिल पाती हैं, ठीक है। उतनी अच्छी तरीके का क्लाइमेट होगा, प्रोडक्टिविटी होगी, उतनी अच्छी तरीके की सॉइल होगा, ठीक है। तीसरा है एथिकल रीजन। एथिकल रीजन क्या होता है? वी ओ टू ऑलमोस्ट एवरी स्पीसीज ऑन अर्थ। हम लगभग हर एक स्पीसीज के इस स्पीसीज को ओव करते हैं, मतलब मीनिंग ऑफ ओ इन हिंदी लिखो, क्या ओ WE मीनिंग इन हिंदी। हाँ, अरे ओ हमें पता है, हिंदी बताओ। देनदार हैं? देनदार नहीं, और नीचे जो लिखा हुआ है 3-4 चीजें। शेरी होना, हैं? शेरी होना, कर्जदार होना, कर्जदार होना। हाँ हाँ, तो ओ जो है इसका मतलब होता है कर्जदार होना। बेसिकली जो है हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नेचर से ली हैं और उसके हम एक हिसाब से कर्जदार हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा पैसा हमें चुकाना है। पैसा नहीं, मतलब जो भी सर्विसेज हमने ली हैं, और हमने हम अभी पैसे के हिसाब से भी देखेंगे कि कितना पैसा हमें चुकाना है नेचर के सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो एक एथिकल रीज़न ये आ जाता है कि हमने लगभग हर एक स्पीसीज से अर्थ की हमने बहुत चीज़ें ली हैं, बहुत चीज़ें हम उसके कर्जदार हैं उसके, तो इस वजह से उसको कंजर्व करना चाहिए। तो ये अलग अलग तरीके के रीज़न हैं। और अगर आप नैरो यूटिलिटेरियन रीज़न ही देखें तो ये नैरो और ब्रॉडरी वाला, तब भी ये इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर स्पीसीज ख़त्म हुई अर्थ से तो कोई भी स्पीसीज नहीं रह जाएगी, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिना प्लांट्स के, बिना इंसेक्ट के हम लोग जी लेंगे, ठीक। यहाँ पे ये प्रूव किया जा सकता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा दूसरा पेज। अब आते हैं तीसरे पेज पे, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी पेज पे, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉजेज़, यानी बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के, जो स्पीसीज ख़त्म हो रही हैं इसके क्या रीजंस हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं।
तो एनसीईआरटी लिखता है 4 मेन रीज़न, 4 मेन रीजंस हैं जिससे स्पीसीज खत्म हो रही है, और इन चारों को मिला के द एविल क्वार्टेट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे टी होगा, ये स्पेलिंग गलत कर दी है मैंने, TET होगा। ठीक है, तो एविल क्वार्टेट कहते हैं इसको, बाद में मैं सही कर दूंगा। अब ये 4 कौन कौन से रीज़न है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन और को एक्सटिंक्शन, ये 4 मेन रीज़न है। और इन चारों में सबसे बड़ा रीज़न कौन सा है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी ये पहला रीज़न जो है ये सबसे बड़ा रीज़न है स्पीसीज़ के ख़त्म होने का। तो हैबिटेट मतलब होता है रहने की जगह, तो अगर हम रहने की जगह ही हटा देंगे, मतलब जंगल में स्पीसीज़ मान लो रह रही है और जंगल ही हमने हटा दिया तो स्पीसीज़ खत्म हो गई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर हमने हैबिटेट ही हटा दिया, हैबिटेट लॉस हो गया तो स्पीसीज़ खत्म हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब मान लीजिए इतना बड़ा सा जंगल है और इस जंगल में जगह जगह पे हमने अपने घर बना लिए और रोड बना दी, तो हमने क्या किया, उस जंगल को फ्रेगमेंट कर दिया, तोड़ दिया, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब जो जिन स्पीसीज़ को ज़्यादा जगह चाहिए होती है रहने के लिए, जैसे बर्ड्स हो गई और मैमल्स हो गए, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, इनको ज़्यादा जगह चाहिए। इसके बाद चिड़िया को भी ज़्यादा जगह चाहिए होती है रहने के लिए, खाना ढूंढने के लिए। ठीक है, तो इनको ज़्यादा जिन स्पीसीज़ को जगह ज़्यादा चाहिए होती है वो स्पीसीज़ खत्म हो जाएंगी, उनको वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होंगी फ्रेगमेंटेशन की वजह से। ठीक, कवर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डिक्लाइन फ्रॉम 14% टू 6% ऑफ लैंड। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कवर था वो पहले 14% था, अब सिर्फ 6% कवर ही रह गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। ठीक है, तो काफ़ी फॉरेस्ट हमने ख़त्म कर दिया। बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर 1000 हेक्टेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट इज़ लॉस्ट। जब तक हम इस चैप्टर को पढ़ के ख़त्म करेंगे उतनी देर में 1000 हेक्टेयर जो है रेन फॉरेस्ट का वो ख़त्म हो जाएगा, लॉस्ट कर दिया जाएगा, काट के हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो पुराना डेटा है, बल्कि अब तो 2000 हेक्टेयर मेरे ख्याल से ख़त्म हो सकता है, ख़त्म हो जाता है। और जब तक हम इस चैप्टर को पढ़ के ख़त्म करते हैं, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने में मान लीजिए 5 या 6 घंटे, मैक्सिमम 5 या 6 घंटे लग जाते हैं, तो 5-6 घंटे में हम 1000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है वो काट के हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा नुकसान हम कर रहे हैं। अब आते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट पे। इसको लंग्स ऑफ प्लैनेट कहते हैं, मतलब अर्थ का इसको लंग्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 20% ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन, मतलब पूरी अर्थ में 20% ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो है वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट अकेले करता है। क्लियर्ड टू कल्टिवेट सोयाबीन। अब अमेज़न रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, काट के हटाया जा रहा है। क्यों? सोयाबीन लगाने के लिए। ठीक है, तो मतलब इतना बढ़िया काम हम कर रहे हैं, सोयाबीन लगाने के लिए हम पूरा फॉरेस्ट काट दे रहे हैं। इसके अलावा टर्न टू ग्रासलैंड टू रेस बीफ कैटल, ग्रासलैंड में बदल दिया जा रहा है, मतलब सारे प्लांट हटा दे रहे हैं, सारे एनिमल्स हटा रहे हैं उस फॉरेस्ट से, और सारे पेड़ वेड़ काट के वहाँ पे सिर्फ घास बना दी जा रही, ग्रासलैंड बना दिया जा रहा है। और ग्रासलैंड क्यों बनाया जा रहा है? बीफ कैटल रेस करने के लिए। बीफ मतलब होता है जो गौमांस होता है, गाय का मांस जो होता है उसको बीफ कहते हैं। ठीक है, तो बीफ के लिए, गाय और भैंस को रेस करने के लिए, वहाँ पे पालने के लिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरा फॉरेस्ट काट के वो उसको ग्रासलैंड में चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब हम छोटे छोटे काम के लिए, सोयाबीन लगाने के लिए पूरा फॉरेस्ट हटा दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के लोग हैं हम, तो इतनी घटिया एजुकेशन वाला सिस्टम है हमारा। ठीक है, तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट ख़त्म कर दिया जा रहा है, और ये हमारा लंग्स ऑफ प्लैनेट है। पूरा जो ऑक्सीजन होती है वो मेनली यहीं से प्रोड्यूस हो रही है, 20% ऑक्सीजन पूरी अर्थ की यहीं से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक, अब आते हैं दूसरे रीज़न पे, ये है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, ज़्यादा यूज़ कर लेना किसी चीज़ का। व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, एनसीईआरटी कहता है जब नीड मतलब होता है ज़रूरत जो है वो ग्रीड में चेंज हो जाती है। ग्रीड मतलब होता है लालच में, जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर लालच होती है, और जब ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा किसी स्पीसीज़ का यूज़ कर लिया जाता है तो वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। एग्जाम्पल है एक्सटिंक्शन ऑफ स्टेलर सी का। इसके अलावा पैसेंजर पिजन, जो पैसेंजर पिजन था, जो चिट्ठी ले जाने के लिए जो कबूतर यूज़ होता था, वो भी इसी वजह से एक्सटिंक्ट हुआ है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो गया, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, तीसरा है एलियन स्पीसीज इन्वेशन। एलियन स्पीसीज मतलब कोई स्पीसीज जो कि बाहर से आई हो, उस जगह की ना हो जिस जगह पे इस समय ला के रखी गई। ठीक है, ला के इंट्रोड्यूस कराई गई। तो एलियन स्पीसीज का कई एग्जांपल है, जैसे नाइल पर्च जो है, इसको लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि ईस्ट अफ्रीका में है। ठीक है, तो ईस्ट अफ्रीका में एक लेक है, इसको लेक विक्टोरिया कहते हैं। इसमें नाइल पर्च नाम की स्पीसीज ला के डाली गई, और इसके वजह से एक्सटिंक्शन ऑफ 200 स्पीसीज ऑफ सिक्लिड फिश। ये सिक्लिड फिश जो होती हैं, छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, इनकी लगभग 200 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई नाइल पर्च की वजह से। ठीक, दूसरा एग्जांपल है पार्थेनियम, जिसको कैरेट ग्रास कहते हैं।
जो पार्थेनियम है यानी कैरेट ग्रास, ये इंडिया जो है वीट के साथ आ गया था, गेहूं के साथ आ गया था, और ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एलियन स्पीसीज का एग्जांपल ये भी है, और ये भी बहुत तेज़ से फैलता है। ठीक है, तो ये हमें चाहिए नहीं था लेकिन ये भी फिर भी आ गया था। इसका लैंटेना है, वाटर हायासिंथ है, वाटर हायासिंथ आपने पढ़ा था, टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, वाटर हायासिंथ जो है अपने फूल के लिए, खूबसूरत फूल होते हैं इसके, तो फूल के लिए इंडिया लाके इंट्रोड्यूस कराया गया था, और ये भी बहुत ही तेज़ी से फैल के पूरा कोई भी पॉन्ड होता है तो उसको कवर कर लेता है, कोई भी जो तालाब होता है उसको कवर कर लेता है। ठीक है, तो ये सारे एलियन स्पीसीज इन्वेशन के एग्जाम्पल है। इसके अलावा अफ्रीकन कैटफिश जो है वो इंडिया में लाके इलीगली इंट्रोड्यूस करा दी गई, और इंडिया में इसको क्योंकि ले आया गया, अब इंडियन कैटफिश जो है वो खतरे में है। ठीक है, क्योंकि अफ्रीकन कैटफिश जो है वो खुद मल्टीप्लाई करके और जो खाना है वो इंडियन कैटफिश से हटा देती है, मतलब कंपटीशन हो जाता है ना दो के बीच में। तो अफ्रीकन कैटफिश जो है इसको इंट्रोड्यूस कराने की वजह से इंडिया की जो कैटफिश थी, इंडियन कैटफिश जो थी, वो जो है उसका एक्सटिंक्शन हो रहा है इस समय। ठीक, तो ये भी मतलब एलियन स्पीसीज का एग्जाम्पल है। अब आते हैं चौथा जो पॉइंट है, को एक्सटिंक्शन। को मतलब होता है साथ में, एक्सटिंक्शन मतलब एक्सटिंक्ट हो जाना। आपने पढ़ा था एक युक्का मॉथ रिलेशनशिप, अगर आपको याद हो, युक्का नाम का प्लांट होता था, उसका पॉलिनेशन मॉथ से होता था। अब मान लीजिए हम मॉथ जो है वो किसी ना किसी रीजन से एक्सटिंक्ट हो गया, मॉथ खत्म हो गया, तो अब युक्का प्लांट का पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा और युक्का प्लांट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल है को एक्सटिंक्शन का। को एक्सटिंक्शन मतलब होता है, मतलब एक जो स्पीसीज है अगर वो दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट है तो दोनों स्पीसीज एक साथ खत्म हो जाएंगी, एक स्पीसीज खत्म हुई तो दूसरी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीसीज विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर स्पीसीज। इसके अलावा इसका एक और एग्जांपल है, कई सारे पैरासाइट होते हैं जो फिश के अंदर रहते हैं, और जो पैरासाइट है वो सिर्फ एक ही तरह की फिश के अंदर रह सकता है। ठीक है, बाकी किसी फिश के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मान लीजिए। ठीक, तो जब वो फिश खत्म हो जाएगी तो वो पैरासाइट भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया मतलब को एक्सटिंक्शन, एक के साथ एक खत्म हो जाना। ठीक है, तो ये चार जो है वो मेजर रीज़न है, और इसमें सबसे ज़्यादा मेन रीज़न कौन सा है, हैबिटेट लॉस वाला। ठीक, अब आते हैं कंजर्वेशन पे। तो हमने ये देख लिया कितनी तबाही हमने बचा के रखी है, पूरा फॉरेस्ट ख़त्म कर दे रहे हैं सोयाबीन लगाने के लिए, तो तबाही तो हमने देख ली। अब देखते हैं कंजर्वेशन मतलब नेचर को कैसे हम बचा सकते हैं। ठीक है, जो हमारी स्पीसीज़ हैं अलग अलग तरीके की, उसको कैसे बचा सकते हैं। तो कंजर्वेशन इन सीतु होता है और एक्स सीतु होता है। इन सीतु मतलब होता है जिस जगह पे वो स्पीसीज़ है उसी जगह पे उसको प्रोटेक्शन देना। मान लेते हैं एक शेर है, वो शेर एक जंगल में रह रहा है और उस शेर की प्रजाति खत्म हो रही, कम हो रही है, तो उस शेर को हम उसी जंगल में रहने दें और उस जंगल को प्रोटेक्ट कर दें, मतलब शिकारी जो है उनको हटा दें वहाँ से, और अलग अलग जगह पे कैमरा लगा दे, तो उस जो जंगल है उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर दें। तो ये इन सीतु कंजर्वेशन होता है, जहाँ पे जो स्पीसीज है उसी जगह प्रोटेक्ट करना। एक्स सीतु मतलब होता है उस शेर को हम बाहर निकाल लें, और ये एक्स सीतु कंजर्वेशन जो होता है ये अर्जेंट केसेस में काफ़ी काम में आता है। तो मान लीजिए एक जंगल है, उसमें सिर्फ 4 ही 5 शेर रह गए। अब 4-5 शेर को उस जंगल में कंजर्व करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसमें एक तरफ से अगर आप मान लीजिए शिकारी को हटा देते हैं, हो सकता है शिकारी दूसरे तरफ जाके उस शेर को मार दे। ठीक है, तो जंगल में कंजर्व करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सिर्फ 4 ही 5 शेर रह गए, तो हम क्या करेंगे, उन शेर को पकड़ के निकाल के ले आएंगे, किसी जू में रख देंगे या किसी सेफ प्लेस पे रख देंगे, और उनकी जब ब्रीडिंग हो जाएगी, उनकी जब संख्या बढ़ जाएगी, तो हम वापस उसी जगह पे छोड़ आएंगे। तो ये होता है एक्स सीतु कंजर्वेशन, जब हम बाहर ले आते हैं उस स्पीसीज को। ठीक है, और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसके एग्जाम्पल पूछे आते हैं, और एग्जाम्पल में नीट में हमेशा कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सा एग्जाम्पल इन सीतु का है, कौन सा एक्स सीतु का है। ठीक है, तो एग्जाम्पल अच्छे से याद रखिएगा। इन सीतु में सबसे पहला था हॉट स्पॉट। टोटल 34 हॉट स्पॉट हैं, 25 ओल्ड थे और 9 न्यू हैं, मतलब 25 ओल्ड थे और 9 नए हॉट स्पॉट ऐड किए गए हैं। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड का डेटा है, पूरे वर्ल्ड में 34 हॉट स्पॉट है टोटल। हॉट स्पॉट क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे स्पीसीज बहुत ज़्यादा तरीके की पाई जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस होती है। ठीक है, इसके अलावा ऐसी स्पीसीज भी पाई जाती हैं जो सिर्फ एक ही जगह पे पाई जाएँ, इसको एंडेमिज्म कहते हैं। ठीक है, तो एंडेमिज्म जो होता है वो एक टर्म है, ये यूज़ किया जाता है ऐसी स्पीसीज के लिए जो सिर्फ एक ही जगह पे पाई जाए, किसी एक ही लोकेशन पे पाई जाए। ठीक, तो जो हॉट स्पॉट होते हैं इसमें एंडेमिज्म जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसी स्पीसीज पाई जाती हैं जो सिर्फ एक ही एरिया में लिमिटेड है, उसी जगह पाई जाती हैं, बाकी दुनिया में और कहीं नहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसको एंडेमिज्म कहते हैं। ठीक, तो हॉट स्पॉट टोटल 34 है, लेस देन 2% ऑफ अर्थ एरिया। हालांकि जो हॉट स्पॉट जो है वो सिर्फ 2 से भी कम परसेंट अर्थ के लैंड का कवर करते हैं, लेकिन रिड्यूस एक्सटिंक्शन बाय अबाउट 30%। जो हॉट स्पॉट है अगर इनको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए तो ये एक्सटिंक्शन को लगभग 30% कम कर सकते हैं। जो इस समय मास एक्सटिंक्शन चल रहा है उसको 30% तक कम कर सकते हैं। ठीक है,
फिर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, टोटल 14 है, नेचुरल पार्क 90 है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448 है। ये तीनों इंडिया का डेटा है, ठीक। हॉटस्पॉट वाला डेटा वर्ल्ड का था, ठीक है। अब आते हैं सैक्रेड ग्रुप पे। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, ठीक है। तो सैक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, एक ऐसी जगह होती है, कुछ जगह होती हैं जिनको लोगों के हिसाब से वो पवित्र जगह है, ठीक है। तो जो सैक्रेड ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे हंटिंग करना मतलब शिकार करना और इस टाइप की चीज़ें, घर बनाना, ठीक है, रोड बनाना, ये सारी चीज़ें मना की गई रहती हैं सैक्रेड ग्रुप्स पे, क्योंकि वो पवित्र जगह है और ये बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी स्पीसीज को सेव करने का, ठीक है। तो सैक्रेड ग्रुप में ये कहा जाता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स उस एरिया में रह रहे हैं वो उनका घर है, तो वहाँ से उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वो चाहे जो प्लांट हो, चाहे अच्छे प्लांट हो चाहे ख़राब हो, वो जिस एरिया में रह रहे हैं वो उसी एरिया में रहेंगे और वो सैक्रेड है, वो पवित्र एरिया है, ठीक है। तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है स्पीसीज़ को बचाने का। अब सैक्रेड ग्रुप्स कहाँ पाए जाते हैं? खासी एंड जैंतिया हिल्स मेघालय में, अरावली हिल्स जो है राजस्थान में, इसमें भी होते हैं। वेस्टर्न घाट जो है कर्नाटक और मध्य प्रदेश में, यहाँ पे भी, और सारजुगा चंदा बस्तर डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के। तो यहाँ हर जगह पे इन मतलब चारों जगहों पे सैक्रेड ग्रुप्स पाए जाते हैं, ठीक। तो ये सारे एग्जांपल हो गए हमारे इन सीटू कंजर्वेशन के। अब आते हैं एक्स सीटू पे। एक्स सीटू पे पहला जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, क्रायो प्रिजर्वेशन और सीड बैंक। वाइल्ड लाइफ सफारी जो है वो एक्स सीटू है, जबकि आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी आपने पढ़ा था वो इन सीटू था, ठीक। दोनों में डिस्टिंक्शन याद रखिएगा, दोनों अलग अलग है। सेंचुरी जो है वो इन सीटू है और सफारी जो है वो एक्स सीटू है, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? गैमीट्स कैन बी स्टोर फॉर लॉन्ग पीरियड। जो गैमीट्स होते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा दिन तक गैमीट को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। जनरली लिक्विड नाइट्रोजन में यूज़ किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में मतलब गैमीट्स को डाल के रखा जाता है, ठीक। फिर है सीड बैंक। सीड बैंक्स में सीड्स रखे जाते हैं और जो सीड हैं उनसे भी मतलब आगे चल के पॉपुलेशन बनाई जा सकती है किसी भी प्लांट की, ठीक है। अब आते हैं दो समिट है, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट। जो अर्थ समिट है ये रियो में हुई थी, रियो डी जेनेरियो में 1992 में। वर्ल्ड समिट जो है वो जोहान्सबर्ग में हुई थी, साउथ अफ्रीका में, जो कि पड़ता है 2002 में हुई थी, ठीक। वर्ल्ड समिट में 190 कंट्रीज पार्टिसिपेट की थी, ठीक है। तो ये दोनों जो समिट हुई थी, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट, ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हुई थी, बायोडाइवर्सिटी को बचाव के मतलब टॉपिक पे हुई थी। अर्थ समिट जो हुई थी रियो में हुई थी, रियो डी जेनेरियो में 1992, और उसके 10 साल बाद 2002 में वर्ल्ड समिट हुई, ठीक है। तो इसको डेट याद रखिएगा, डेट पूछी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आखिरी पेज और यहीं पे हमारा ख़त्म होता है माइंड मैप, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कोई भी कहीं पे कन्फ्यूज़न होगी तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब एक ही आखिरी चैप्टर पड़ा है, बचा हुआ है, उसका माइंड मैप मैं 4-6 दिन में बना के डाल दूंगा और फिर उसके बाद हमारा 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करिए, ठीक है। आसपास जो पेड़ हैं अगर ना लगाइए नए पेड़ तो काटना छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, बाय।